हेलो दोस्तों, मैं सरला यादव एसवाई हिंदी प्लेटफॉर्म चैनल पर आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करती हूं। और हम तैयारी कर रहे हैं। कल से हमने शुरू कर दी है। वैसे तो मैंने पहले से करवा रखी थी, लेकिन कई बच्चों ने कहा कि मैम दोबारा से करवाइए। तो मैंने सोचा कि DSSB की टीजीटी भर्ती जो निकली हुई है, अभी एडवर्टाइजमेंट निकली है। 8 फरवरी से 8 मार्च के बीच में आप अपना एप्लीकेशन फॉर्म जमा कर सकते हैं। तो टीजीटी हिंदी की यहाँ पर हम तैयारी कर रहे हैं, जो डीएसएसबी में पोस्ट निकली हुई हैं। तो उसके लिए हम यहाँ पर पढ़ाएंगे क्लास 1 और क्लास 2 के नाम से। आप इस तरीके से आपको डीएसएसबी हिंदी की क्लासेस आपको एसवाई हिंदी प्लेटफॉर्म चैनल पर मिल जाएंगे। और जो बच्चे मैंने जो पहले से पढ़ा रखा है वो पढ़ना चाहते हैं, जैसे कि एक दो बच्चों के कमेंट आए थे कि मैम हमें कैसे पता चलेगा कि आपने क्या पढ़ा रखा है और क्या नहीं पढ़ा रखा। तो एक बार आप हमारे चैनल पे जाइए, व्यू चैनल पे क्लिक कीजिए। व्यू चैनल पे क्लिक करने के बाद आपके पास वीडियो, शॉर्ट्स, प्लेलिस्ट, कम्युनिटी ये सब आ जाएंगे। तो आप वीडियोज़ में जाके चेक कर सकते हैं। और वीडियोज़ में अगर आप चेक नहीं कर सकते हैं तो आप फिर प्लेलिस्ट में जाइए। और मैंने हर एक नाम से अलग अलग प्लेलिस्ट बना रखी है। अभी मैंने DSSB के नाम से प्लेलिस्ट बनाई है, टीजीटी हिंदी सिलेबस के अकॉर्डिंग। इस तरीके DSSB टीजीटी हिंदी सिलेबस के अकॉर्डिंग वीडियो, इस तरीके से इससे नाम से मैंने प्लेलिस्ट बनाई है। तो उसमें आपको सारी DSSB की वीडियोस मिलेंगी, वो आपको देखनी है। और ये सिलेबस जिस बच्चे ने नहीं देखा है, वो सिलेबस की वीडियो भी मैंने डाल दी है, तो वो आप देख लेना। तो आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे श्रुति सम भिन्नार्थक शब्द। तो आप चिंता ना करें, यहाँ पर आपको DSSB टीजीटी हिंदी की पूरी तैयारी सिलेबस के अकॉर्डिंग यहाँ पर करवाई जाएंगी। आप अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन पर प्रेस कर ले, ताकि आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब कर रखा है तो वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करें, ताकि और किसी का भी भला हो सके। तो यहाँ पर हम करवाएंगे और बेझिझक आप कंटेंट पर विश्वास कर सकते हैं। ऐसा कंटेंट आपको दिया जाएगा जो कि आपको देखते ही आप एग्जाम में टिक कर देंगे। ठीक है, तो शुरू करते हैं आज की इस वीडियो का। श्रुति सम भिन्नार्थक शब्द, एक बार फिर से कहती हूँ, हम अगर सिलेबस पर ध्यान डाल लें तो आपके सिलेबस में था शब्द, शब्द के बारे में था। तो शब्द कितने प्रकार के होते हैं हमारे पास? एक तो विलोम शब्द होते हैं, और एक समानार्थी शब्द होते हैं, यानी कि पर्यायवाची शब्द होते हैं। एक श्रुति संभिन्नार्थक शब्द होते हैं। तो इस तरीके से ये शब्द हैं। तो मैंने सोचा कि आज की इस वीडियो में मैं श्रुति संभिन्नार्थक शब्द करवा देती हूँ। जब आप सिलेबस देखेंगे, मैं सिलेबस का एक एक उसी टॉपिक के अकॉर्डिंग यहाँ पर वीडियो डालूंगी, ज़्यादा समय यहाँ पर वेस्ट नहीं करूँगी। ये था हमारे पास DSSB का, हमारे पास ये सिलेबस है। और आज की सिलेबस की आज की इस वीडियो में मैं आपको पढ़ाऊंगी यहाँ पर श्रुति सम भिन्नार्थक शब्द। जैसे कि आपको पक्का विश्वास हो जाएगा कि हाँ मैम सही करवा रही हैं। तो हम शब्द विचार पढ़ रही हैं। शब्द विचार के अंदर हम शब्द रचना पढ़ेंगे कि शब्द हमारे कितने प्रकार से बनते हैं। तो पर्याय, जिसे पर्यायवाची बोलते हैं, विलोम शब्द जिसे विपरीत शब्द बोलते हैं, अनेकार्थी शब्द जहाँ पर एक ही शब्द अपने जैसे अनेक अर्थ देता है, और एक श्रुति सम भिन्नार्थक शब्द। तो आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे श्रुति सम भिन्नार्थक शब्द। ये वीडियो मैंने सबसे पहले इसलिए डाली है क्योंकि बाकी जो और वीडियोज होंगी वो तो आपको देखते ही आपको समझ में आ जाएंगी, लेकिन ये टॉपिक ऐसे हैं कि आपको याद करना पड़ेगा इसमें। बाकी मैं समझाऊंगी, आपको याद भी अच्छे से हो जाएंगे, और आप अपने कॉपी पेन निकाल कर साथ के साथ इनके नोट्स भी बना लें। तो ये देखिए, शुरू करती हूँ मैं आज की वीडियो। और सबसे पहले हमें यही पता होना चाहिए, थोड़ा सा समय लगेगा, धैर्य के साथ आप वीडियो देखते रहें। और जो बातें मैं शुरू में बताती हूँ, ये बातें अगर आपको पसंद नहीं आती हैं तो आप स्किप करके आगे वीडियो देख सकते हैं। ये सारी बातें मैं आपको एक दूसरी वीडियो से कनेक्टिविटी बनाने के लिए सारी बातें मैं बताती हूँ, ताकि जो नया बच्चा आज ही हमारी ये वीडियो देख रहा है तो उसे सारी बातें क्लियर हो सके। तो श्रुति सम भिन्नार्थक शब्द क्या होता है? ये 4 शब्दों से मिलकर बनता है। श्रुति प्लस सम प्लस भिन्न प्लस अर्थ। मतलब श्रुति मतलब जो सुनने में तो समान लगने वाले किंतु भिन्न अर्थ वाले। ठीक है, मतलब सुनने में तो समान लगते हैं लेकिन
अर्थ जो है उनका भिन्न होता है वाले दो शब्द अर्थात वे शब्द जो सुनने और उच्चारण करने में समान प्रतीत हो किंतु उनके अर्थ भिन्न भिन्न हो श्रुति संभिन्नार्थक शब्द कहलाते हैं। क्योंकि जब पेपर आपका बहुत ही आसान आता है तो इस तरीके से आपको ये भी दे दिया जाता है कि जो शब्द सुनने और उच्चारण करने में समान प्रतीत हों किंतु उनके अर्थ भिन्न भिन्न हो उसे क्या कहते हैं। ऑप्शन में दे देंगे पर्याय, विलोम, श्रुति संभिन्नार्थक। तो आपको टिक करना है श्रुति संभिन्नार्थक शब्द कहते हैं। ऐसे शब्द सुनने या उच्चारण करने में समान भले प्रतीत हो किंतु समान होते नहीं हैं, ये बात आपको याद रखना है। इसलिए इनके उनके अर्थ में भी परस्पर भिन्नता होती है। जैसे अवलंब, जैसे एक यहाँ पर उदाहरण दिया है, सुनने में एक जैसे से दिखते हैं अवलंब और अविलंब, लेकिन दोनों शब्द सुनने में समान लग सकते हैं किंतु वास्तव में समान है नहीं। अतः दोनों शब्दों के अर्थ भी पर्याप्त भिन्न हैं। अवलंब का अर्थ है सहारा, जबकि अविलंब का अर्थ है बिना विलंब के अर्थात शीघ्रता से पहुंचो। कहते हैं ना ये काम करना तुम बिना अविलंब करना, ये काम मतलब बिना शीघ्रता से करना है, बिना देरी लगाई। अगर आप शब्द का उच्चारण सही तरीके से कर रहे हैं तो शब्द का अर्थ समझने में भी आपको आसानी होगी। अविलंब मतलब शीघ्रता से। अवलंब अवलंब मतलब होता है आपका, जबकि अवलंब का अर्थ होता है सहारा। तो ये आपको ध्यान रखने हैं। आंशिक रूप से समान प्रतीत होने वाले ऐसे शब्दों को लिखने व पढ़ने तथा उच्चारण करने में पर्याप्त सावधानी रखनी चाहिए क्योंकि अशुद्ध वर्तने के कारण इनका अर्थ का अनर्थ हो सकता है। अब देखो इन बातों पे तो आपको ज़्यादा समय बर्बाद नहीं करना है क्योंकि आपको ऑप्शन रखा मिलेगा और आपको ऑप्शन के अकॉर्डिंग काम करना है। अब देखो एक और अब बताती हूँ, अपने पेन कॉपी निकाल कर साथ के साथ इन्हें देखते जाएं। जैसे अन और अन्य बोलने में बहुत ही एक जैसे दिखाई दे रहे हैं, लिखने भी अगर आप ध्यान से नहीं देखेंगे तो एक जैसे दिख रहे हैं। आपको याद करने का भी एक तरीका बताऊंगी, मैं ट्रिक के साथ आपको याद करवाऊंगी। लेकिन तरीका क्या है कि आपको एक अक्षर पढ़ना है और आपका कम समय लगे उस तरीके से आपको पढ़ना है। जैसे अन्य, अन्य का मतलब होता है दूसरा, आपको पता है। अन्य, अन्य का मतलब होता है दूसरा। ठीक है, तो आपको इस पे ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है, आपको उस शब्द पर ज़्यादा ध्यान देना है जिसका आपको पता ही नहीं है। तो अन्न क्या होता है, अनाज होता है और अन्य होता है दूसरा। कुछ ये आसान शब्द हैं, बाकी मैं आपके लिए बहुत ही थोड़े से मुश्किल भी हैं जो एग्ज़ाम ओरिएंटेड है, एग्ज़ाम में सीधे पूछे जाते हैं। तो दो शब्द हैं अब हमारे पास आपके पेपर में, जैसे कि ये दोनों ही दे देंगे। जैसे अंत और अंत्य, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट शब्द है। अंत का मतलब होता है समाप्त और अंत्य का मतलब होता है नीच। अंत्य का मतलब होता है नीच। तो अंत, बात का अंत हम यहीं पर करते हैं, मतलब समाप्त, और अंत्य का मतलब नीच। तो ये थोड़ा सा आपको याद भी करने पड़ेंगे। इस तरीके से अगर आप वाक्य बनाकर कर लेते हैं तो कभी नहीं भूलते हैं। अब दो शब्द हैं हमारे पास, अंश और अंश। ये तालव्य स है और ये दंती स है, हमारे पास वत्सरीय स है। तो अंश मीन्स होता है कंधा। ये अक्सर अधिकतर बच्चों को नहीं पता होगा, लेकिन हाँ इस अंश का पता है कि भाग होता है या हिस्सा होता है। तो आपको याद क्या करना है, ये वाला अंश याद करना है कि अंश का मतलब होता है कंधा। अब ये दो और मोस्ट इंपॉर्टेंट आते हैं, दो अगले शब्द, जैसे कि आरती और आरती। एक छोटी ती, एक बड़ी ती, बस फर्क इतना ही है। तो बड़ी आरती, बड़ी जिसकी मात्रा है तय की, आपको पता है दीपक और बाती होते हैं, और जो जिस पे छोटी ई की मात्रा है उस आरती का मतलब होता है दुख। याद करने का हिंट आपको बताऊंगी कि दुख छोटे छोटे आते हैं हमारे पास। दुख छोटे छोटे जीवन में बार बार आते रहते हैं, मतलब छोटी छोटी चीजें बार बार परेशान करती रहती हैं, दुख देती रहती हैं। और आरती का मतलब होता है दीपक या बाती। दो शब्द नेक्स्ट हैं हमारे पास, आहुत और आहुति। तो आहुत का अर्थ है, आहुत का मतलब है निमंत्रित और आहुति का मतलब है होम। अब जैसे कि अधिकतर बच्चों को पता है कि आहुति का मतलब होम होता है, लेकिन इसका नहीं पता कि ये आहूत करना मतलब निमंत्रित करना। ठीक है, और नेक्स्ट है हमारे पास आसन और आसन। आसन और आसन, ये आधा न भी है इसमें। तो आसन, ये आसन होता है बैठने की वस्तु,
और आसन होता है निकट। देखो ये मेरी ऐसी बुक है, इसमें बहुत ही इम्पोर्टेंट जो श्रुति संभिन्नार्थक शब्द दिए गए हैं। मैंने यूजीसी नेट के से लेकर और जो 4 बार एस्टेट पास किया है, टीजीटी पीजीटी, वो सारा मैंने इसी बुक से एक ही जगह से अपने कंटेंट पढ़े थे। आप इस तरीके से कंफ्यूज मत होना, क्योंकि आप थोड़ी देर के लिए कंफ्यूज होगे। क्यों? क्योंकि आपके पास एक बुक में देखोगे तो एक दो और नया मिल जाएगा, कोई आप और बुक देखोगे तो उसमें एक दो और नया मिल जाएगा। लेकिन आपको ऐसे नहीं भागना है, किसी भी एक बुक को आधार बनाकर आप अपनी तैयारी करते चलें। ठीक है? तो आसन होता है, कहते हैं ना, जा आसन उठा के ला, मतलब बैठकर, बैठने की वस्तु जैसे मंदिर वगैरह में हम डालकर रखते हैं। और ये आसन होता है निकट, जैसे कि हिंदी में जब हम मैथ पढ़ते थे तो आसन भुजाएं कहते थे। तो ये आसन भुजाएं होती हैं, निकट की जो भुजाएं होती है, जैसे ये भुजा इसके निकट है और ये भुजा इसके निकट है, तो ये ओ भुजा और ये भुजा आसन भुजाएं हैं। इस तरीके से आपको याद रहेगा। आवास का मतलब घर होता है, बताने की जरूरत नहीं है। और आप, मुझे ऐसा आभास हो रहा है, तो आभास का मतलब झलक होता है। ये जहाँ पर जो इम्पोर्टेंट आएंगे वो मैं आपको बताती जाऊंगी। आभरण और आमरण, अगले दो अक्षर हैं, मोस्ट इम्पोर्टेंट हैं। आभरण का मतलब होता है आभूषण और आमरण होता है मृत्यु उपरांत, मरण तक, मतलब ये होता है मरण तक। याद रखना है आपको। आमरण का मतलब होता है मरण तक, और मरण तक मैं यहाँ लिख देती हूँ, वहाँ नहीं दिख रहा हो तो। मरण तक मतलब मृत्यु तक, मरने तक। और आभरण होता है आभूषण। ठीक है? नेक्स्ट है असित और ऐशित। असित और ऐशित, तो दो, असित का मतलब है काला, यानी कि ये जो श है ये काला है, और ये जो श है दंती श है, दांत तो आपको पता है सफेद होते हैं, तो इसका मतलब होता है बोथरा। ये आपको याद रखना है, दोनों ही शब्द इंपॉर्टेंट है। असित मीन्स काला और असित मीन्स भोथरा। ठीक है? एयस, अगले दो शब्द हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जितने स्टार लगाओ लगा लेना। एयस और अयस। अयस, ए यस, अगर ए में से ए प्लस यस को कर दें तो आप समझ जाएंगे कि यस, यस का मतलब होता है हमारा सम्मान, और ए लगा दिया तो मतलब असम्मान, यानी कि हमारी बदनामी। और अयस होता है लोहा। ऐसे याद रखना है, जैसे कि, ठीक है? तो चारों ही शब्द इंपॉर्टेंट है। ए भय, भय मतलब होता है डर, और अगर ए लगा देते हैं तो हो जाता है निर्भय, मतलब जिसमें कोई डर नहीं होता। और उभय होता है, जैसे कि आप बोलते हैं ना कि जो दोनों में हो उसे उभय कहते हैं। उभय मतलब जैसे कि हम स्त्रीलिंग और पुल्लिंग लेते हैं, तो कुछ शब्द होते स्त्रीलिंग में चले जाते हैं और कुछ शब्द किस में चले जाते हैं, पुल्लिंग में चले जाते हैं। लेकिन एक तीसरा लिंग भी होता है, उसे कहते हैं हम उभय लिंग, जो ना स्त्री होता है और ना ही पुरुष होता है। तो उभय का मतलब होता है जो दोनों में है। अली, अली मीन्स सखी और अली मीन्स भौरा। अब इसे आप याद कैसे रखेंगे, दोनों ही शब्द इंपॉर्टेंट है, पेपर में खूब पूछे जाते हैं। तो अली मतलब भौरा, भौरा क्या होता है, छोटा सा होता है, तो छोटी मात्रा है। और अली मतलब सखी, सखी हमारी बड़ी है। ऐसे आपको याद रखना है। नेक्स्ट शब्द है हमारे पास अवधि और अवधि। तो अवधि का मतलब होता है समय, इतनी अवधि के अंदर हमें ये काम कर लेना है। जो समय की अवधि होती है नैनो सेकेंड, यानी कि छोटे से छोटे समय में एक पलक झपकते ही समय हमारा हो जाता है। तो इसके लिए आप छोटी मात्रा याद रखेंगे। और अवधि मतलब भाषा, हमारी भाषा का क्षेत्र बहुत ही विस्तृत होता है, तो आप बड़ा ऐसे याद रखेंगे कि अवधि में जो बड़ी ई की मात्रा है वो होती है भाषा। आई होप आपको हमारी वीडियो अच्छी लग रही होगी, तो वीडियो को प्लीज़ लाइक ज़रूर करें। और अर्घ्य और अर्घ्य, अर्घ्य ये दोनों इंपॉर्टेंट है। अर्घ्य होता है मूल्य और अर्घ्य होता है पूजा सामग्री। ठीक है? और नेक्स्ट है अमित और अमित। अमित और अमित। अमित का मतलब होता है बहुत, अमित का मतलब होता है बहुत, यानी कि पर्याप्त मात्रा में। और अमित होता है, अमित, मीत होता है शत्रु। ठीक है? मीत होता है शत्रु, और अमित मतलब, अमित सॉरी, मीत, मीत होता है मित्र, और अमित मतलब वो शत्रु हो गया। तो अमित का मतलब क्या हो जाएगा आपका, शत्रु।
शत्रु ज़्यादा होते हैं, बड़े होते हैं, मतलब मात्रा में, मैं मात्रा से लेकर ले रही हूँ कि शत्रु ज़्यादा हो जाते तो बड़े हो जाते हैं, और अमित मतलब बहुत, ऐसे याद रखना है। अनिष्ट और अनिष्ट, इसमें तो ट और ठ बोलने में ही आपको फर्क नज़र आ रहा है। तो मैं तुम्हारा अनिष्ट नहीं करना चाहता, मतलब मैं तुम्हें नुकसान नहीं देना चाहता। और अनिष्ट जिसकी निष्ठा होती है, जैसे कि श्रद्धा, और ए लगा दिया जिसमें श्रद्धा नहीं है, तो मतलब श्रद्धाहीन, अनिष्ठ। ठीक है, अनिष्ठ, ऐसे आपको याद रखना है। अश्व होता है घोड़ा, सभी को पता है, फोर्थ फिफ्थ क्लास में आप पर्यायवाची शब्द याद करने लग जाते हैं। और अश्म होता है पत्थर, ये याद रखना है, इंपॉर्टेंट है। अश्व घोड़ा, अश्म पत्थर। अनिल हवा और अनल आग। अनल आग कैसे करना है? अनिल किसी का नाम होगा, वो अनिल भाई हवा में उड़ता रहता है, और अनल होती है आग, ठीक है, जो नल से भी नहीं बुझती है, ऐसे याद रख सकते हैं। अनल मीन्स आग और अनिल मीन्स हवा। मैं बहुत ही आसान तरीके से आपको करवाने की कोशिश कर रही हूँ, और साथ में ट्रिक भी बता रही हूँ, ताकि सीधे आपके दिमाग में असर करे। कुल और कूल, कुल और कूल ये भी पेपर में खूब पूछे जाते हैं दोनों शब्द। तो कूल होता है किनारा, और कुल होता है वंश। कौन से कुल में पैदा हुए हो तुम, कहते हैं ना तुम्हारे वंश कौन सा है, तुम्हारे कुल का क्या नाम है, ऐसे कुल मीन्स वंश या परिवार, और कुल का मतलब होता है किनारा। अब देखना, ये जो दोनों अक्षर हैं ये पीजीटी एस्टेट में पूछे गए थे, एग्जाम ओरिएंटेड शब्द हैं, इनको थोड़ा आप ध्यान से देखेंगे। तो कृति और कृति, ये बड़ी ई की छोटी ई की मात्रा है, और ये बड़ी ई की मात्रा है। तो मतलब जब हम कृति मतलब रचना, जब कई बार कोई नई नई रचना करना सीखता है, मतलब छोटी सी रचना से प्रारंभ करता है, तो जिस पे छोटी ई की मात्रा है वो रचना है। और कृति जो जिस पे बड़ी ई की मात्रा है, कोई भी आदमी निपुण कब हो जाता है, जब वो बड़ी बड़ी रचनाएं करने लग जाता है। तो ऐसे याद रखेंगे, जिसमें बड़ी ई की मात्रा है वो निपुण होगा आपका। और कांति आपको पता है, बाबा रामदेव की हर चीज़ पे कांति, दिव्य कांति, वो पेस्ट पे भी, है ना, और तेल ऑयल पर भी, हर चीज़ पे कांति, केस कांति, इस तरह से। केस मतलब बाल, बालों की चमक, तो आपको याद रह जाएगा। और क्रांति का मतलब होता है उलट फेर। ये तो दोनों दो डिफरेंट शब्द हैं, अंतर भी समझ में आ रहा है। अब आता है कली और कली। भाई छोटी और बड़ी ई की मात्रा याद रखना है। कली मतलब आपको अगर कलयुग लिखना आता है, तो आप देखेंगे कि कलयुग में जो कली है वो मतलब जो छोटी ई की मात्रा आ रही है, तो ये कलयुग है, और जिस पर बड़ी ई की मात्रा है वो अधखिला फूल है। दोनों ही शब्द महत्वपूर्ण हैं। अब फिर से दो और मोस्ट इंपॉर्टेंट शब्द आ रहे हैं, पेपर में पूछे जाते हैं ये, कपिस और कपीश। कपिश और कपीश। तो कपिस होता है मटमैला, और कपीस होता है वानर राजा। कपिस मटमैला, थोड़ा सा मैला होते ही, यानी कि छोटी ई की मात्रा में मटमैला, और कपीश होता है वानर, ये बंदर का भी पर्यायवाची है। ठीक है। कटिबंध और कटिबद्ध, ये बद्ध जहाँ लगा हुआ होता है द और ध, तो ये होता है तैयार रहना, यानी कि तत्पर रहना। तो इसे याद रखना है, कटिबद्ध मतलब तैयार या तत्पर, और कटिबंध होता है कमरबंद, जो आप कमर में पहनते हैं वो कमरबंद। ये भी दोनों नेक्स्ट शब्द भी बहुत ही महत्वपूर्ण है, देखते जाएंगे हम। चषक, बड़ा चस्का पड़ गया, कहते हैं ना उदाहरण के तौर पर, अरे मुझे तो चाय का बड़ा चस्का पड़ रहा है, उसको तो दारू का बड़ा चस्का पड़ रहा है, शराब का बड़ा चस्का है। तो चस्का, चषक मीन्स प्याला, और ये चषक है लत। ये चषक है लत, और चषक मीन्स आपको प्याला, ध्यान रखना है। नेक्स्ट है जलद और जलज। अब एक में है, दोनों जैसे बने हैं, एक तो जल प्लस द, और एक है जल प्लस जय। तो देखना, जैसे जन्म लेने वाला, जो जल में जन्म लेता है, जो जल में पैदा होता है, तो वो कमल हो जाएगा। और द का मतलब है देने वाला, तो जो जल देता है वो बादल कहलाते हैं। तो बादल हमें जल देते हैं, तो ये जलद, और जो जल में पैदा होता है, जन्म लेता है, जलज, वो आपका कमल का पर्यायवाची भी हो जाएगा। ये
शब्द अगर आप एक बार यहाँ से याद कर लेते हैं तो हर जगह एग्जाम में आपकी हेल्प करेंगे ये। नेक्स्ट है तरनी और तरुणी। देखो एक ये र है और एक ये र है, ये याद रखना है। ठीक है, तरनी और तरुणी, इसमें र है और इसमें ऊ भी लगा हुआ है, तरुणी। तरुणी पढ़ने से ही पता चल, तो तरुणी जिसमें ऊ की मात्रा है तो ये युवती, और तरणी नाव, ये आपको पर्यायवाची शब्द में भी आपकी हेल्प करेंगे। ठीक है, दूत और द्युत। द्युत, द्युत और दूत। दूत होते हैं प्रतिनिधि, जो प्रतिनिधि के तौर पर दूत भेजे जाते थे पहले राजाओं के पास। और ये द्युत होता है, द्युत क्रीड़ा में वो हार जाता है, कहते हैं ना युधिष्ठिर द्युत क्रीड़ा में हार जाता है, तो द्युत होता है जुआ। नेक्स्ट है दीप और द्वीप। दीप और द्वीप, दीप इस पे वह नीचे लगा हुआ है तो ये द्वीप है, और ये दीप है, ये दीपक है। जैसे कि इसमें से कै हटा दे तो ये दीपक हम ऐसे ही लिखते हैं, तो ये दीप है, और ये द्वीप है होता है टापू। ये ऐसे याद रखना है। नेक्स्ट पेज है हमारा, इम्पोर्टेंट है सारे ही, मैं बड़े अच्छे से और आसानी से धीरे धीरे आपको याद करवा रही हूँ, आप लिखते जाइए और समझते जाइए। नेक्स्ट है दीवा और दीवा। दीवा, अरे दीवा दिखा उसको, दीवा जला दिए तुमने, तो दिया जला दिया, जो कहते हैं ना, तो ये जो है हमारा दीवा होता है दिया, जो दीपक हम घर में ऐसे जलाते हैं, ये वाला दीपक ऐसे करके, ये जो हम दीपक जलाते हैं तो ये हमारा होता है दिया। और ये दीवा दिन, ये दिन का पर्यायवाची है, दीवा मतलब दिन होता है, दीवा दिन वासर, ये इनके पर्यायवाची हैं। फिर नेक्स्ट एक मोस्ट इंपॉर्टेंट और शब्द आ जाता है हमारे पास, दारू और दारू। ये बड़ा ऊ है, देखो इसने क्या कहा, नहीं ये छोटा ऊ है। देखो ये दो मात्राएं, एक मात्रा ऐसे लगती है रै की, आपको समझाई देती हूँ। एक की रै की मात्रा ऐसे लगती है और एक रै की मात्रा ऐसे लगती है, तो एक मात्रा इनमें छोटी है, जैसे कि हम ऐसे बड़े ऊ की लगाते हैं और ऐसे हम छोटे ऊ की लगाते हैं। तो भाई इनमें आप याद कैसे रखेंगे, ये बड़े ऊ की मात्रा है, मतलब बड़े ऊ की ऐसे ही लगती है सभी में, जैसे हम कू लिखेंगे तो कू भी बड़े ऊ की मात्रा ऐसे ही लगाते हैं। तो ट्रिक रखने की याद, ये ट्रिक ये है कि छोटे ने कहा कि मैं, बड़े ने कहा कि हट कर लिया कि मैं तो अपनी मात्रा नहीं बदलूंगा, मेरी तो जैसे लगती है वैसे ही लगेगी, लेकिन छोटे को तो फिर कहना मानना ही था, तो छोटे ने उसका कहना मान लिया, और ये मात्रा होती है छोटे की। तो दारू में छोटे ऊ की मात्रा है और ये बड़े ऊ की मात्रा है। तो भाई जो बड़े बड़े शराबी हैं वो बड़ी मात्रा, और दारू मतलब छोटी छोटी लकड़ियों से जिससे आग जलाते हैं वो आपकी लकड़ी, दोनों शब्द महत्वपूर्ण हैं। नेक्स्ट है देव और दैव। देव, देव सभी को पता है भाग्य होता है, और देव पता है देवता। नियत और नियति, ये हमारी, ये बात नियति डिसाइड करेगी, नियति पर आधारित है। नियति मतलब कहते हैं यार मेरी तो नियति ही खराब है, यानी कि भाग्य ही खराब है, और नियत समय पर मैं दिल्ली पहुंच जाऊंगा, इसका मतलब है निश्चित, यानी कि तय समय पर मैं दिल्ली पहुंच जाऊंगा। तो नियत होता है निर्धारित या निश्चित, और नियति होता है भाग्य। नेक्स्ट है नगर और नागर। नगर का मतलब शहर होता है, सभी को पता है, और नागर होता है शहरी, इसी से बन गया है, ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। अब ये दोनों शब्द देखना, दोनों अलग अलग शब्द हैं, दिखने में एक जैसे दिख रही हैं, सिर्फ च और छ का अंतर है। निश्चल और एक होता है निश्छल, मतलब छल, जो छल नहीं करता वो छल रहित, तो निश्चल कहलाएगा। और निश्चल जो चलता नहीं है, मतलब जो अड़िग रहता है अपने बात पर, अपने प्रण पर टिका रहता है, उसे अड़िग कहते हैं। तो निश्चल का मतलब हो जाएगा अड़िग, और निश्चल का मतलब हो जाएगा छल रहित। नेक्स्ट है नीरद और नीरज। नीरद ऐसे ही याद रखेंगे, इसमें दोनों में नीर है, पानी के पर्यायवाची पे द लगा देने से बादल के पर्यायवाची बन जाते हैं, और पानी के पर्यायवाची में जय लगा देने से ये कमल के पर्यायवाची बन जाते हैं। तो दोनों नीर हैं, नीर देने वाला बादल कहलाएगा, और नीर में पैदा होने वाला कमल कहलाएगा। अब शायद आप कभी भी ये गलत नहीं करेंगे। नारी स्त्री होती है, पता है, ज़्यादा समय बर्बाद नहीं करेंगे।
और नाड़ी नब्ज होती हैं, हमारे हाथ की जो नाड़ियाँ होती हैं, नब्ज देखकर हमारे रोग का पता लगाते थे पहले वाले वैद्य, तो ऐसे याद रख लेंगे। निशान, अब ये दोनों महत्वपूर्ण हैं, इनकी पहचान आपको बनानी है। निशान और निशान, निशान और निशान। निशान का मतलब होता है चिन्ह, निशान का मतलब होता है चिन्ह, और निशान का मतलब होता है ध्वज। इनकी भाई कोई भी पहचान बना लेना, ठीक है, और कैसे भी कर लेना, ठीक। तो ये दोनों ही मोस्ट इम्पोर्टेंट हैं। एक होता है परुष और एक होता है पुरुष। तो पुरुष का तो आपको पता है आदमी होता है, अब याद करने वाली बात तो ये है, ये आपको पता होना चाहिए, परुष होता है कठोर, परुष होता है कठोर। अब ये मोस्ट इम्पोर्टेंट, एक बार पीजीटी के एग्जाम में ये क्वेश्चन भी पूछा गया था, प्रसाद और प्रासाद। तो प्रसाद तो जो हम बांटते हैं, कृपा प्रसाद, और प्रासाद का मतलब होता है महल। महल के जो ऊपर ऊपर के जो कंगूरे होते हैं, जो अटारियां होती हैं, उन्हें प्रासाद कहते हैं। मोस्ट इम्पोर्टेंट है, अक्सर बच्चों को नहीं पता होता है, वेरी इंपॉर्टेंट, एग्जाम ओरिएंटेड, ठीक है। परिणाम और परिमाण, इसमें भी बहुत कंफ्यूज होते हैं, लेकिन इसमें कंफ्यूज होना नहीं है। परिणाम होता है कि आज हमारा परीक्षा परिणाम आएगा, तो ये नतीजा होता है, और परिमाण का मतलब होता है मात्रा, ठीक है। पानी और पानी, पानी का मतलब होता है जल, और पानी का मतलब होता है हाथ। याद कैसे रखेंगे? पानी ग्रहण संस्कार, आपने देखा है पानी ग्रहण संस्कार, जबकि आपके इनविटेशन कार्ड पर लिखा होता है, तो वो हाथ का, एक दूसरे का हाथ पकड़ते हैं, तो ये पानी ग्रहण संस्कार। तो पानी से याद रखेंगे हाथ, और पानी से याद रखेंगे जल। नेक्स्ट है, ये भी पेपर में आया था, ये भी एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है, प्रदीप और प्रतीप। आप उठा के देखेंगे, एक बार मेरी पीछे की वीडियो देखेंगे तो वहां पर ये मिल भी जाएगा। प्रदीप होता है दीपक, प्रदीप याद कैसे लिखेंगे? दीप, दीप इसमें दीप है, तो ये दीपक है। और प्रतीप, इसमें तीप है, तो प्रतीप का मतलब होता है उल्टा। एक प्रतीप अलंकार भी होता है, ऐसे याद रख लेना, ठीक है। प्रतीप उल्टा और प्रदीप अलंकार, मोस्ट इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट है पवन और पावन, ये ज़्यादा बताने की जरूरत नहीं है। पवन का मतलब वायु होता है, और पावन जो पवित्र होता है उसे कहते हैं। अब ये दोनों ही शब्द फिर से महत्वपूर्ण है। परीक्षा और परीक्षा, ये बड़ी ई की मात्रा है, इसमें छोटी ई की मात्रा है। तो जिसमें छोटी ई की मात्रा होती है वो कीचड़, कीचड़ छोटे छोटे सड़क पे छोटे छोटे गड्ढों में कीचड़ भरा हुआ है, ऐसे याद रखना। और बड़े इम्तिहान बड़े बड़े होते हैं, तो बड़ी ई की मात्रा इम्तिहान होगा। नेक्स्ट है पथ, पथ का मतलब होता है मार्ग, और पथ्य होता है रोगी का भोजन, दोनों ही इंपॉर्टेंट है। पथक, पथ, पथिक, याद रखना, पथिक से पथ, पथ मीन्स रास्ता, और पथ्य होता है रोगी का भोजन, याद रखना, दोनों इंपॉर्टेंट हैं। पाश और पाशर, पाश, पाश मीन्स बंधन। आपको याद है जब आप रामायण देखते हैं, नाग पास में बांध लिया गया था लक्ष्मण को, यानी कि नाग के बंधन में आ गए थे लक्ष्मण जी, मूर्छित हो गए थे नागपाश, ऐसे याद रखना है। और पाशरु भाग, उसको बोलते हैं बगल में, पाशरु का मतलब होता है बगल में। ये दोनों इंपॉर्टेंट है। प्रतिहार, 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 प्रतिहार का मतलब द्वारपाल, और प्रत्याहार का मतलब होता है निवारण। प्रतिहार, ये याद रखना है दोनों, इसके लिए कोई ट्रिक तो है नहीं। ये शब्द अलग अलग हैं, जिसको पता है तो उसको दिक्कत भी नहीं होगी याद करने में, ठीक। और बलि, ये याद रखना है फिर से, बलि और बलि। तो बलि भाई जिस पे बड़ी ई की मात्रा है, बड़ा है, वो बलवान है। और बलिदान, छोटे छोटे बलिदान देकर भी आप अपने देश की रक्षा कर सकते हैं। अगर बलिदान शब्द आपको लिखना आता है, तो आपको पता है कि जिसमें छोटी ई की मात्रा आ रही है वो बलिदान के लिए है, और जो बड़ा है वो बलवान के लिए है। नेक्स्ट है हमारा वास, वास, वास और बास का, चलते चलते कहते हैं ना बांस आ रही है, देसी भाषा में बोलते हैं बांस आ रही है, मतलब दुर्गंध यानी कि गंध। और वास का मतलब होता है निवास, वास देखो, निवास में वास है,
वंदी और बंदी। बंदी, वंदी होता है भाट या चारण, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इस शब्द का आपको नहीं पता है तो ये याद रखना, वंदी होता है भाट या चारण और बंदी होता है कैदी। ठीक है। बात और वात। बात, बात तो आपको पता है, कही हुई बात यानी कि कथन, किसी के द्वारा कहा गया कथन। और वात होता है वायु या हवा। वात होता है वायु या हवा। देखो एक डंडे का ही फर्क है, बै का पेट काटते ही बात बन जाता है और बै का अगर पेट नहीं काटते हैं तो ये वह होता है। तो बात का मतलब कथन और वात का मतलब हवा। ऐसे आपको याद रखने हैं। बहु और बहु। बहु, बहु मीन्स बहुत, आपको पता है बहुत में छोटे ऊ की मात्रा आती है तो बहु। और बहु बड़ी वधु, ये आपको पता है। बद्ध और वृद्ध। वृद्ध मीन्स बूढ़ा होता है और बद्ध मैंने बताया था बंधा हुआ। ठीक है। और भवन का मतलब मकान होता है और भुवन का मतलब संसार। भवन का मतलब मकान और भुवन का मतलब संसार। भारती और भारतीय। भारती सरस्वती माँ का पर्यायवाची है और भारतीय भारतवासी। ये याद रखना है। जो आपको याद करवाने लायक आएगा वो मैं ज़रूर बताऊंगी आपको। मूल, मूल का मतलब क्या होते हैं? अपने मूल से हमेशा आदमी को जुड़े हुए रहना चाहिए। मूल रूप से भारतीय था तो मूल का मतलब जड़। और मूल्य, कीमत। ये तो अलग अलग शब्द हैं। मणि और मणि, देखो कंफ्यूज इस टाइप के शब्दों में होते हैं जो बोलने में एक जैसे हैं, सुनने में एक जैसे हैं। मणि, मणि, तो इनमें अंतर है। ये मणि रतन और मणि सर्प। सर्प पता है इतना बड़ा बड़ा होता है, सर्प इतना बड़ा बड़ा होता है, मैंने ऐसे किए थे, इतना बड़ा ये सांप है। तो बड़ी मात्रा मणि, ये सर्प। और रतन छोटे छोटे होते हैं, बड़े खरीदने की हिम्मत भी नहीं है, तो मणि रतन। ऐसे याद रखना है। रत, रत होता है किसी भी कार्य में लीन होना, तो ये रत कहलाता है, लीन। और रति होता है प्रेम। रति श्रृंगार रस का जो स्थायी भाव है ये रति होता है, तो ये प्रेम होता है। और रत का मतलब लीन है। वसन और वयसन। वसन वस्त्र को कहते हैं, ध्यान रखना है आपको। वसन वस्त्र का पर्याय है और वयसन होता है आदत। ठीक। और विष और विष, ये देखना, देखने में एक जैसे लग रहे हैं। विष मतलब जहर, ये सभी को पता है। और ये याद रखना है, विष का मतलब होता है कमल की डंठल। कमल की डंठल है, ये पीछे दिख नहीं रहा है, कमल की डंठल। याद कर लेना, दोनों इंपॉर्टेंट है। विस्मृत और विस्मित। विस्मृत होता है भूला हुआ, जिसे हम भूल चुके हैं। और विस्मित होता है आश्चर्य या चकित। नेक्स्ट है वाद। वाद का मतलब होता है तर्क। और वाद्य यंत्र होता है ना, वाद्य यंत्र, ऐसे पूरे कर लिया करो शब्दों को। तो वाद्य यंत्र मतलब बाजा। ठीक। अब ये दो और मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं, दोनों ही ध्यान रखना है। व्यंग होता है विकलांग और व्यंग्य होता है ताना, उपहास, कटाक्ष, आलोचना, तो ये व्यंग्य होता है। और व्यंग होता है विकलांग। नेक्स्ट है सर और शर। सर, सरोवर लिखते हैं, देखो सरोवर लिखते हैं तो ये सर आता है, तो याद रखना सरोवर भी तालाब का पर्याय है। और ये शर है, शरशैया पर लेटे हुए भीष्म पितामह, कहते हैं शरशैया पर, बाणों पे लेटे हुए थे भीष्म पितामह यहाँ पर, तो ये शर का मतलब बाण। और सुर और शूर, बड़ा शूर, मतलब ये हम सूरदास ऐसे लिखते हैं, सूरदास ऐसे लिखते हैं। तो सूर, सूरदास अंधे थे तो ये सूर होता है अंधा और सुर होता है आपका संगीत यानी कि देवता। फिर से दो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, सुत और सूत। सुत मीन्स बेटा होता है या पुत्र होता है। ठीक है। और सूत होता है सारथी, इंपॉर्टेंट है, याद रखना। सम और शम। सम का मतलब बराबर होता है और इस शम का मतलब होता है संयम। नेक्स्ट है, बस ये थोड़े से और हैं, उसके बाद फिर हमारे पास वस्तुनिष्ठ प्रश्न आ जाएंगे। ठीक है। वस्तुनिष्ठ प्रश्न के लिए हम एक अलग से वीडियो बनाएंगे, वीडियो हमारी थोड़ी बड़ी हो जाएगी। और अभ्यास के लिए नेक्स्ट वीडियो में प्रश्न लेकर आएंगे। जब तक आप इसे लिखिए, याद करिएगा। और
देख लेते हैं। इसमें सर्ग, आपने देखा कि कामायनी में कितने सर्ग हैं, कामायनी में 15 सर्ग हैं, और प्रिय प्रवास में कितने सर्ग हैं, आता है ना बार बार। कवितावली में कितने सर्ग हैं, तो सर्ग का मतलब होता है अध्याय। और स्वर्ग का मतलब होता है तीसरा लोक। सुधि और सुधि, तो सुधि, उसने तो मेरी सुध ही नहीं ली है, कितने दिन हो गए। नेक्स्ट है, तो सर्ग, सर्ग का मतलब होगा अध्याय, सर्ग का मतलब होगा अध्याय, और स्वर्ग का मतलब होता है तीसरा लोक। नेक्स्ट आता है सुधि और शुद्धि। तो शुद्धि का याद रखना है विद्वान, ये आपका कई जगह पर पूछा जाता है। तो शुद्धि हम विद्वान के लिए भी, विद्वान का पर्यायवाची भी है, तो पर्यायवाची में भी आपके लिए हेल्प करेंगे ये सारे शब्द। और शुद्धि होता है याद या स्मरण। तो मतलब विद्वान कौन होगा, जो बड़ा होगा, तो जिसके बड़ी मात्रा है वो विद्वान है। और शुद्धि मीन्स याद या स्मरण। अब दो नेक्स्ट शब्द हैं, सीसा और शीशा, सीसा और शीशा। सीसा, सीसा, सीसा मतलब धातु, और शीशा मतलब दर्पण। देखो, शीशा का मतलब दर्पण, ये तो आपको अपने खुद से ही दिमाग में बैठाने पड़ेंगे। और स्वेद होता है पसीना, स्वेद, कंप, रोमांच, श्रुति, ये हमारे सात्विक भाव होते हैं ना, स्थायी भाव अगर आपने पढ़े होंगे, स्थायी भावों की संख्या 8 होती है। तो स्वेद, कंप, इस तरीके से स्थायी भाव होते हैं। तो स्वेद का मतलब होता है पसीना, और श्वेत का मतलब होता है सफ़ेद। श्वेत, ये तो सभी को पता है, श्वेत काया, जैसे कि सफ़ेद, श्वेत का मतलब सफ़ेद, और श्वेत का मतलब पसीना। नेक्स्ट है सती और शती। सती, सती हो गई पतिव्रता स्त्री, और ये शती सैकड़ा, सेंचुरी जिसको आप बोलते हैं। ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास स्वच्छ। सबको पता है, स्वच्छ का मतलब साफ होता है। और स्वच्छ, अक्स, अक्स आ रहा है इसमें, ये याद रखना, अक्स मीन्स आँख होती है। तो स्वच्छ होता है सुंदर आँख, और स्वच्छ होता है साफ। शुल्क और शुक्ल, शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष। और एक कहते हैं शुल्क माफ़ी के लिए प्रार्थना पत्र आप लिखते थे, यानी कि शुल्क मतलब माफ़ी। ठीक है, फीस माफ़ करने के लिए, शुल्क मतलब फीस, शुल्क होता है शुल्क माफ़ी के लिए। देखो ऐसे लिखते थे, शुल्क, शुल्क माफ़ी, यानी कि शुल्क मतलब फीस माफ़ी के लिए आप प्रार्थना पत्र लिखते थे, तो ये आपको याद हो जाएगा। तो शुल्क का मतलब फीस, और शुक्ल का मतलब उज्ज्वल। तो शुक्ल का मतलब उज्ज्वल, जो जिसे आप बोलते हैं। और कृष्ण पक्ष होता है, और एक हमारा शुक्ल पक्ष होता है। तो जो पूर्णिमा के बाद के 15 दिन होते हैं उन्हें कृष्ण पक्ष कहते हैं, और जो अमावस्या के बाद के 15 दिन होते हैं उसे हम शुक्ल पक्ष बोलते हैं, तो उसे उज्ज्वल बोलते हैं। हरि और हरि, हरि, हरि सबको पता है विष्णु का पर्यायवाची है, और ये हरि, हरे रंग में रंगी हुई हरि। अब ये देखना, ये दोनों श्रवण और श्रमण। तो श्रवण होता है सुनना, और श्रमण होता है सन्यासी। श्रमण होता है सन्यासी, दो अलग अलग शब्द हैं, बिल्कुल भी आपको कंफ्यूज नहीं होना है। संघ और संग, संघ होता है संगठन, और संग होता है साथ। संगी साथी मतलब संग मीन्स साथ, और ये संघ होता है, भारत जो है, कहते हैं ना भारत जो है 28 राज्यों और 8 या 9 कितने केंद्र शासित प्रदेशों का एक संघ है। तो संघ का मतलब हो जाएगा संगठन, और संघ का मतलब हो जाएगा साथ। तो दोस्तों ये थे हमारे कुछ महत्वपूर्ण श्रुति सम भिन्नार्थक शब्द, और उसके बाद हम लेकर आएंगे इस तरीके से आपके लिए वस्तुनिष्ठ प्रश्न। और अगर इनमें से जो नहीं आया है, कुछ बच गया है, तो वो आपका यहाँ पर भी पूरा हो जाएगा। यानी कि जब हम एक्सरसाइज करेंगे तो कुछ वो शब्द भी पूरे हो जाएंगे। उनमें से भी अगर कुछ नया वैसे तो जो हमने एक्सरसाइज पढ़ी है यहाँ पर इसी के हैं, लेकिन फिर भी कुछ अलग हैं, इसलिए मैं उनमें ज़रूर करवाऊंगी। वो जो अभ्यास के जो मैं प्रश्न लेकर आऊँगी श्रुति समभिन्नार्थ के, वो मोस्ट इम्पोर्टेंट हैं, वो एग्ज़ाम में आए हुए क्वेश्चंस हैं। तो वो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। जब तक आप इन्हें कर लें तो एक ही दिन में आपका एक टॉपिक क्लियर हो जाएगा। दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड शेयर ज़रूर करें, और अगर चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें।